अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पंजाब टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक 7.3 नंबर है इस टॉपिक का। अगर हम बात करें सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी जो है, अगर हम उसका नाम देखें तो हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दिस इज द एनर्जी दैट इज समथिंग इनर। इनर किसी चीज के अंदर की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इसके अंदर के जो हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी मटेरियल हमने लिया हुआ वो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी, सिस्टम के अंदर या पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होगी वो असल में इंटरनल एनर्जी होगी। देन अगर बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी किससे मिल इसको ई से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर ये सम होती है टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज का। मेनली मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी का सम होती है, दैट इज वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में हर टाइप की मोशन आ जाती है जो कि मॉलिक्यूल्स विद इन द सिस्टम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर हमने कोई भी सिलेंडर कह सकते हैं, इसके अंदर हमने कोई भी मटेरियल फिल किया हुआ है। और मटेरियल फिल करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मोशन कर रहे हैं। इनकी मोशन जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है, थ्री टाइप्स। मोशन कौन कौन सी होती है? मोशन की थ्री टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेटेड होती है मोशन से। और मोशन जो है वो थ्री टाइप, अगर हम गैस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोशन थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल, सेकंड वन होती है वाइब्रेशनल, एंड थर्ड वन होती है रोटेशनल। अब ये तीनों मोशन, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये किस टाइप की होती हैं, उसके लिए दिस इज द GIF आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम द इंटरनेट। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली मोशन है, जो ये रोटेटरी मोशन हो रही है, ये है रोटेटरी मोशन। देन बात करें ये जो इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और देन ये स्ट्रेचिंग मोशन हो रही है, ये असल में हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो कुछ इस तरह की थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होती है और ये मोशन जो है इनकी इनकी वजह से कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये तो बात होगी काइनेटिक एनर्जीज की। तो पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। और अट्रैक्शन फोर्सेस के अंदर
आ जाती हैं, वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। देन अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये सारी, ये तीन की तीन मोशंस जो हैं ये हमारे पास आएंगी काइनेटिक एनर्जी के अंडर। और जब बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस की, जिसके अंदर वंडरवॉल्स फोर्सेस, बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, ये आ जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मिलाकर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बनती है। और इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन हम बात करते हैं, हमने ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन की बात कर ली। लेकिन हम जब भी इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं तो हम इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी measured. But question arises, why the absolute value of internal energy cannot be measured? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस की बात करें तो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के अंदर की केमिस्ट्री देखें तो उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर फर्दर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स भी कोई छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज होती हैं। तो इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इंटरनल एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हम ये माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो हैं उनको मेजर नहीं कर सकते। देन जब हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है? तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए वेरी स्पेसिफिक दो तरह से वो हो सकती है चेंज इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की। उसके अंदर एक तरीका है हीट का, और दूसरा तरीका है वर्क का। अब हीट कैसे काम करती है? हीट एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसी टर्म है जिसको हम Q से डोनेट करते हैं, और वर्क को हम W से डोनेट करते हैं। हीट की सबसे पहले बात करें तो हीट क्या है? हीट किसी भी सिस्टम की इटसेल्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सो हम इसको क्या लिखेंगे? हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। अगर हीट किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर हीट क्या है? हीट असल में एक स्टेट फंक्शन भी नहीं है। तो इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो नॉर अ
स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने कहा था कि स्टेट फंक्शन जो है सबसे पहले तो वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं या सिस्टम का ही स्टेट फंक्शन हो सकता है। तो जब हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो स्टेट फंक्शन भी नहीं हो सकती। देन हीट एक ऐसी चीज है या एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब होती है या फिर सिस्टम से रिलीज होती है। और कहाँ पर रिलीज होती है कि जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग। मीन टू से, अगर ये हमारे पास एक सिस्टम है और हम इसको हीट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो हीट जो है, आप बाज़ औक़ात देखेंगे बीकर की दीवारें जो है वो गर्म हो जाती हैं। तो वो जो बीकर की दीवारें गर्म हो जाती हैं तो इसका मतलब है अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम जो है वो भी हीटअप हो गया है और बीकर की दीवारें जो है वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रही हैं। तो उस टाइम हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है। तो हीट जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि फ्लो करती है इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। और आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है वो बाउंड्री का वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज बाउंड्री। हीट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हीट फ्लोज फ्रॉम the surrounding or in the surrounding. Into the system or out of the system. So this is something the definition of heat includes, that heat is something that flows from the surrounding into the system or from the system into the surrounding through a boundary. So during the change in state, like due to difference in temperature between the system and surrounding, here you cannot confuse the heat from temperature to टेम्परेचर। और हीट के अंदर आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। टेम्परेचर और हीट के अंदर क्या डिफरेंस है? हीट जो है वो समथिंग, आप ये नहीं कह सकते सिस्टम की हीट इंक्रीज हो रही है, बल्कि हीट तो आप उसको दे रहे हैं, हीट तो आप अप्लाई कर रहे हैं। जबकि टेम्परेचर जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, यानी वो सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकती है। जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, कैसे वो सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकती है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हीट देने से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर एक अलग चीज है और हीट एक अलग चीज है। टेम्परेचर को हम डिफरेंस के अंदर फाइंड करते हैं, लेकिन हीट जो है उसका हम डिफरेंस नहीं ले सकते, टेम्परेचर का डिफरेंस ले सकते हैं हम। देन हम बात करते हैं हीट की। टू टाइप्स ऑफ हीट, या हीट की दो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? तो हीट की दो कंडीशंस हो सकती हैं। हीट कैन बी पॉजिटिव, इट मीन्स Q can be positive or Q can be negative. And when it is positive and when it is negative, कि जब भी
वर्क डन सिस्टम की तरफ से होगा, बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम। तो तब हमारे पास जो हीट है उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और जब वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो तब हमारे पास जो हीट की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। अब हमने हीट के बारे में तो देख लिया, अब हम वर्क डन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज दोनों मैंने लिखी हैं, दोनों टर्म्स, वर्क डन को समझने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे और हम इसको दोबारा भी एक नज़र देख लेंगे। अब हम आते हैं वर्क डन पे। सो व्हाट इज द वर्क डन? जब आप फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं वर्क की, then we can say work is something that is the product of force and the distance. तो फोर्स और डिस्टेंस जो है इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन कहलाती है। तो जब हम उसको फार्मूलेटिक फॉर्म में देखते हैं तो हम कुछ उसको इस तरह से देखते हैं दैट W इज इक्वल टू F that is multiplying with S, where F is the force and S is the distance. Then बात करें कि वर्क जो है हम इसको किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन करते हैं। तो वर्क को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर वर्क को स्टडी जब किया जाता है तो उसके अंदर हम लिखते हैं W इज इक्वल टू प्रेशर and change in volume, that is we can denote it from delta. Here I cannot find the sign of delta, so I'm using this. No, not this. I will use delta, delta V, P delta V। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, let me write it, W will be equal to P delta V। सो केमिस्ट्री में वर्क डन कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ऊपर वाली जो फार्मूला है वो फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये वाला, ये केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। अब साइंटिस्ट ने ये प्रेशर और वॉल्यूम, इनको देखते हुए हम अंदाज़ा कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम वर्क डन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है। तो हम उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब उस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क के अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स फिल किए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। सो हियर इज द पिक्चर। ये एक फ्लास्क है हमारे पास, इसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को फिल किया हुआ है और साथ में हमने HCl डाला हुआ है। ऊपर से हमने इसको कॉर्क लगा के बंद कर दिया है, लेकिन कॉर्क के अंदर से एक ट्यूब जो है वो टर्निंग ट्यूब जो है उसको हमें बाहर निकाला हुआ है, और वो इधर बाहर की तरफ एक अपरेटस रखा हुआ है हमने, वो इसके साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन भी लगा हुआ है। इस पिस्टन का इस टाइम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये पिस्टन जो था वो इस टाइम जब हमने अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया था तो वॉल्यूम जो था वो कुछ यहाँ पर था, जिसको हमने V1 कहा, जो कि इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ कि रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, HCl डाला, रिएक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गैस बनी, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पार्टी प्रेसिपिटेट्स बन के इधर बॉटम पे बैठ गए, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रही है वो इस ट्यूब के थ्रू टर्निंग पॉइंट लेते हुए इस चैम्बर के अंदर आ रही है। अब ये मूवेबल पिस्टन है,
इसके ऊपर प्रेशर जो था वो कांस्टेंट अप्लाई किया हुआ है, कि यानी कि बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं हो रहा, हमारी तरफ से वेरिएशन नहीं आ रही प्रेशर के अंदर। अब जब ये गैस आकर इस पिस्टन के ऊपर, ये क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, जब ये फोर्स लगती है तो ये पिस्टन मूव करके यहाँ पर आ जाता है। तो ये यहाँ पर उन्होंने शो नहीं किया हुआ, बट उन्होंने एरो लगाकर बताया हुआ कि ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव करता है, यानी यहाँ तक आ जाता है मूव करके। तो अब होता क्या है, पहले V1 था वॉल्यूम सिर्फ, लेट मी शो यू, यहाँ पे से एरो, पहले वॉल्यूम जो था वो सिर्फ इतना था, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हुई और उसने आकर इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, अब वॉल्यूम जो है वो इतना है। तो पहला वॉल्यूम जो था वो V1, सेकेंड वॉल्यूम V2 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम डेल्टा V इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। एंड प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, यानी हमने फोर्स तो एक लगा रहे थे, जो कि कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे थे, लेकिन वॉल्यूम जो था वो किसकी वजह से चेंज हुआ, वो इस गैस ने आकर यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन का मतलब है कि ये खुल गया ना, पिस्टन पीछे की तरफ बाहर की तरफ आ गया, तो वो एक्सपैंड कर गया एरिया, इसीलिए उसको एक्सपेंशन बोल रहे हैं। तो एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ, तो यहाँ से हमने वर्क डन जो हो रहा है सबसे पहले, तो उसके अंदर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ये कि चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू अकर। सो यहाँ से इस एग्जाम्पल को देखते हुए उन्होंने W इज इक्वल टू पी डेल्टा V डिराइव किया है, और केमिस्ट्री के अंदर हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। और जबकि यहाँ पर जो W है, जब हम वर्क की बात करते हैं, इट इज नॉट द स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक। यहाँ तक हमारा सारा इंटरनल एनर्जी के बारे में था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देन हमने बात की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल होता है और वाइब्रेशनल मोशन होता है। उसके बाद हमने बात की हीट की। तो हीट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम से किसी भी रिएक्शन के दौरान या किसी भी चेंज इन स्टेट के दौरान, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे अगर कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व है, तो वो कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व है, तो वो हीट हो सकती है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे हीट इवॉल्व होगी, हीट इन्वॉल्व होगी। देन हम बात करें कि हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो सकती है और उसके अलावा इवॉल्व हो सकती है। इवॉल्व मींस रिलीज हो सकती है, तो एग्जैक्टली हो सकती है। और जब वो अब्जॉर्ब होगी देन हीट की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी पॉजिटिव, और जब हमारे पास हीट रिलीज होगी तब हमारे पास हीट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अब हीट की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे हमने पिछली उस डायग्राम के अंदर बात की कि वर्क डन जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर जो गैस अप्लाई हो रही थी, गैस के अप्लाई होने की वजह से हमारे पास जो पिस्टन था वो मूव कर रहा था, यानी इस गैस की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा था उसकी वजह से ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव कर गया। इस वजह से ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने यहाँ पर वर्क किया, तो ये बाय सिस्टम वर्क डन है। तो बाय सिस्टम वर्क डन जब होता है तो हीट की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ से अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हीट और वर्क डन जो है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है।
और यहाँ से आप एक और चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हीट अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो उसका मतलब ये भी है कि बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हुए हैं, सिंपल, यानी वो कॉम्प्लेक्स वाले से ब्रेकिंग की तरफ गए हैं। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है जिसकी वजह से अब जो बॉन्ड्स न्यू बने हैं वो अपनी पुरानी वाली हालत के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रीवियस अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस चाहिए जो कि उनके पास ज्यादा थी, बनने से पहले ज्यादा थी। जो ये अगर हम बात करें ना, ये जब बना था इन चीजों के मिलने से, तो तब इसकी एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी इन सब की, तो ये वही वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में था। अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है कि जब हमारे पास सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तब हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है। और जब हमारे पास सिस्टम जो है, तो जब हम बात करते हैं वर्क डन के ऊपर, जब हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो तब वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर वर्क डन जो था वो बाय बाय द सिस्टम हो रहा था, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर होगी नेगेटिव। और हम यहाँ पर जो फिर बात करते हैं W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो उसको हम पी डेल्टा वी लिखेंगे, लेकिन पी डेल्टा वी के साथ एक माइनस का साइन भी आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के अंदर मौजूद जो गैस थी उसकी वजह से ये पिस्टन मूव किया, वर्क डन हुई, एक्सपेंशन हुई, तो इस वजह से वर्क डन यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू होगी नेगेटिव। So it was all about the internal energy. In the next lecture, we will discuss about the first law of thermodynamics. Thank you.